क्या आप लोग भी परेशान हैं स्किन इन्फेक्शन से कि स्किन ड्राई है, स्किन बहुत ही ऑयली है, बहुत ज़्यादा एक्नेज हो रहे हैं, किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है, किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपके इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फिनिक्स हॉस्पिटल। आज हमारे डॉक्टर लाइव में है डॉक्टर शीतल यादव, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, फिनिक्स हॉस्पिटल। वेलकम माँ। Thank you, Dr. Sheetal, for having me here. So I'm the skin specialist here and will be dealing and talking about one of the most common questions asked by my patients as well as the queries you have here for me. मैम, बहुत सारे पेशेंट्स ना सबसे पहले एक्ने की प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम इस एक्ने को आगे जाके रोक सकते हैं। लाइक अगर किसी पेशेंट को है तो क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब तक कि आप मैनेजमेंट स्टार्ट करें, आप हमें कुछ वैसे टिप्स बताएं कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं तो पेशेंट वो फॉलो कर पाए। नो डाउट एक्ने बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, स्पेशली इन एडोलेसेंट, टीनेज। इनफैक्ट अब तो एडल्ट ऑनसेट एक्ने भी बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। मतलब आप देखोगे 30 to 35 ईयर ओल्ड फीमेल्स आएंगी कि हमें पहले तो कभी नहीं होता था, बट वी सडनली हैव अ लॉट ऑफ एक्ने। तो जो जनरल प्रिकॉशंस आई वुड लाइक टू टेल कि आप अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इज कि आपको अपना फेस वॉश 2 बार धोना चाहिए एटलीस्ट, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग, फॉलोड बाय एक मॉइस्चराइजर लगाना है। अच्छा मॉइस्चराइजर हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, कि वो ऑयली स्पेक्ट्रम में है या वो ड्राई स्पेक्ट्रम में है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो मॉइस्चराइजर है वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। हम सोचते हैं कि सनस्क्रीन को अवॉइड किया जा सकता है, बट नहीं। चाहे आपको एक्ने हो, चाहे आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, बट यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन ओवर योर फेस। अब टुडेज जनरेशन एवरीबॉडी जो भी बाहर निकलता है घर से, दे ट्राई टू यूज मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स, कि थोड़ा तो मेकअप हमें करके ही जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप ना ऑयल बेस्ड चीज़ें ना यूज़ करें, क्योंकि ऑयल बेस्ड चीज़ें आप जो भी यूज़ करोगे दिल ऑक्लूड योर पोर्स, तो आपका एक्ने बढ़ सकता है। आप अपने जो भी मेकअप ब्रशेज यूज़ कर रहे हो, दे हैव टू बी क्लीन रेगुलरली। मतलब ऐसा नहीं है सेम मेकअप ब्रश ही यूज़ किए जा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि शुगर का इंटेक कम करना है। शुगर इंटेक कॉजेज एक्ने। फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड होता है उसको अवॉइड करना है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर पनीर ले रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा दूध ले रहे हो, वो भी एक्ने को इंक्रीज करता है। यू कैन टेक, पर एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। इनफैक्ट विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन भी एक्ने कराता है। सो विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन को भी एक मॉडरेट अमाउंट में, जिसको रिक्वायर्ड है, सिर्फ उसको देना चाहिए। एंड सोने से पहले मेक श्योर दैट यू क्लीन योर फेस। मैम, जैसे कि आपने बताया कि फेस वॉश 2 बार करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमने लोग देखे हैं जिन्हें एक्ने की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही रेगुलरली 4 से 5 बार पूरे दिन में फेस वॉश कर रहे होते हैं। जैसे कोई ऑफिस आया, ऑफिस पहुंचा, फेस वॉश कर लिया, निकलने से पहले फिर फेस वॉश कर लिया, घर पहुंचने पे फिर कर लिया। तो ये रेगुलरली अगर 4 से 5 करते हैं तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब इसका कोई रैशनल नहीं है। मतलब आप इतनी बार फेस वॉश अगर कर रहे हो तो आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो, ड्राइनेस को इंक्रीज कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे इतना ज्यादा डर्ट इकट्ठा हुआ है कि आप हर बार फेस वॉश करोगे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन पे डर्ट है, उससे एक्ने हो रहा है। तो ये भी एक मिथ ही है। एक्ने का अपना एक कारण है और हम फेस वॉश इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि जो आपके फेस पे ऑयल और सीबम इकट्ठा हो रहा है उसको हम रेगुलरली वॉश ऑफ कर सके और आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन कर सके। सो 2 times फेस वॉश इज मोर देन इनफ फॉर एनीबॉडी, चाहे उसको एक्ने है चाहे उसको एक्ने नहीं है। बहुत ज्यादा बार फेस वॉश करने से भी एक्ने चला नहीं जाएगा आपका। ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि एक्ने जो है पहले जो सुनने में आता था कि टीनेजर्स को होता है। बिल्कुल सही। अब क्योंकि हम देखते हैं कि एडल्ट्स में भी ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, क्या कोई मेडिकल रीजन है इस पर? हाँ, जो मेनली एडल्ट्स के अंदर एक्ने होता है, यानी जो 30, 35, 40 ईयर्स ऑफ एज पे यूजुअली होता है, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि या तो उनकी साइकिल डिस्टर्ब्ड है या साइकिल बंद होने वाली है,
या फिर ऐसा होता है कि मेंसेस से सडन पहले पेशेंट को 1 या 2 दाने उसके फेस पे निकल जाएंगे। तो यूजुअली जब हम एडल्ट एक्ने की बात करते हैं तो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपका वेट बढ़ा हुआ होता है, आपका जो एक्ने होगा ना वो यहाँ पे आएगा, जिसे हम जॉ लाइन एक्ने भी बोलते हैं, हार्मोनल एक्ने भी बोलते हैं। तो ये सब सॉफ्ट पॉइंटर्स होते हैं कि आपको अपने आप को इवैल्यूएट कराना है हार्मोनली भी, एंड यू नीड टू सीक द राइट ट्रीटमेंट, कि आपको एक गायनेक एक डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों को साथ में कंसल्ट करना है, सो दैट आपका एक्ने और जो अदर फीचर्स हैं पॉलीसिस्टिक डिजीज के वो बेटर टारगेट हो सके और कंट्रोल हो सके। थैंक यू मैम। एक्ने के बाद मैम बात करते हैं एक बार ड्राई स्किन की। बहुत बार हमने देखा कि पेशेंट्स की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इची होती है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने टैबलेट भी खाई, डॉक्टर साहब ने टैबलेट दी थी सिट्रिजिन, मतलब मोस्टली सिट्रिजिन तो ऐसे है जैसे हम पैरास्टामोल खाते हैं, है ना, तो वो हम रोज़ खा रहे हैं बट फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं वो लिटरली इतनी ज़्यादा खारिश कर रहे होते हैं पूरे लेग्स में, आर्म्स में, कि पूरा छील देते हैं, कभी कभार तो ब्लड भी आना चालू हो जाता है। तो ऐसे में इतनी ड्राई स्किन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? इचिंग का क्या है, क्या रीज़न रहेगा, किस वजह से ये होता है इतना ज़्यादा? और बहुत पेशेंट्स इसके साथ साथ ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे स्कैल्प में भी इतना इची होता है और वहाँ पर भी कोई ना कोई छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। आपने सही बोला, लेकिन ना जो सर की इचिंग होती है और जो बॉडी की इचिंग होती है वो ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर मैं बॉडी के ड्राइनेस और इचिंग की बात करूँ ना, एक सिंपल सी बात बोलूँ तो वो ये है कि जितना बेटर आपकी स्किन का मॉइस्चर होगा उतना बेटर आपकी स्किन रहेगी। जितना बेटर आपकी स्किन का बैरियर मेंटेन्ड है उतना कम आपको स्किन रिलेटेड ड्राइनेस, इचिंग की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आप अपने स्किन का बैरियर कैसे मेंटेन कर सकते हो? इसमें कुछ फैंसी नहीं है, आपको एक माइल्ड सोप यूज़ करनी है जिसका पीएच आपकी स्किन के पीएच के बराबर हो, ठीक है। आप मेडिकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नहाने के तुरंत बाद अपने शरीर को पूरा ऐसे ड्राई नहीं करना है, पैड ड्राई करना है, और इसमें मॉइस्चराइज़र को लगाना है ताकि वो लंबे समय तक रिटेन रह सके आपकी बॉडी में। और जितना अच्छा आपकी बॉडी का मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा इचिंग कम होगी, ड्राइनेस कम होगी। क्योंकि ना बहुत लोग सफ़र करते हैं एक्जिमा से, एटोपिक डर्मेटाइटिस से। इन सब का एक ही सोल्यूशन होता है मेजरली, आपको जो दवाई चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन आपको अपनी स्किन की हाइड्रेशन को बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग, वन ऑफ माय कंसल्टेंट बोलती थी मैम कि उनके बेटे को इतनी सीवियर ड्राइनेस थी कि वो उसके लंच ब्रेक में भी जाके उसकी स्किन को मॉइस्चराइज करती थी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉइस्चराइजेशन इन स्किन डिजीजेस। अब हम बात करते हैं जो आपने पॉइंट पूछा, स्कैल्प इचिंग। स्कैल्प इचिंग में ना बहुत कारण होते हैं जो आप पैप्यूल्स या बम्स फील करते हो, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर हेयर कलर। जो आप हेयर कलर करते हो, आप चाहे कितनी अच्छी ब्रांड का हेयर कलर करो, आप चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, आप मॉइस्चराइज कर लो, आप हेयर ऑयलिंग कर लो, आप कुछ लोग तो इनफैक्ट ये भी करते हैं कि हेयर कलर कराने से पहले सिट्रिजीन खा लेते हैं ताकि उनको कोई इरिटेशन या इचिंग ना हो। बट योर हेयर कलर इज कॉजिंग इरिटेशन ओवर योर स्कैल्प, और उसी की वजह से आपको स्कैल्प में छोटे छोटे दाने बनते हैं और जिसके बाद फॉलिकुलाइटिस हो जाता है आपको स्कैल्प के अंदर। सो यू हैव टू बी एज माइल्ड विद योर स्कैल्प एज पॉसिबल। अवॉइड करो हेयर कलर्स। इसके अलावा आप अपने हेयर को ऑयल कर सकते हो, बट हेड वॉश करने से सिर्फ 10 मिनट्स पहले। इसके अलावा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। आप कंडीशनर और हेयर मास्क दोनों यूज़ कर सकते हो, और अपने सर को ट्राई करिए कि आप माइल्ड वार्म वाटर से वॉश करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना कभी शरीर धोना है ना सर धोना है, ठीक है। मैम बहुत पेशेंट्स कहते हैं कि डार्क स्पॉट्स होते हैं। नॉर्मली हमने फीमेल्स में देखा है जो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान एक जो हमारा यहाँ पे जैसे हम बटरफ्लाई स्पॉट भी कहते हैं, हाँ, तो वो स्पॉट तो उस टाइप का हुआ। लेकिन बहुत पेशेंट्स ऐसे भी हैं, मेल पेशेंट्स भी हैं जिनके बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको हम प्रिवेंट कर पाए? देखो, डार्क स्पॉट्स ना फेस पे एक बहुत ही बड़ी टर्म है कहना कि मेरे चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं।
इसका एक स्पेक्ट्रम है, अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो एक होता है जिसको बोलते हैं फ्रेकल्स, जो किन में ज़्यादा होते हैं, जो लोग थोड़े फेयर स्किन टाइप के होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं निशान होते हैं, जो लाइट ब्राउन से लेके डार्क ब्राउन कलर तक के हो सकते हैं। फिर आता है जैसा आपने पॉइंट आउट किया बटरफ्लाई रैश, जिसको हम मेलाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में होता है तो प्लाज्मा भी बोलते हैं, जिसे हम झाइयाँ बोलते हैं अगर हम लेमन टर्म की बात करें तो। इसके अलावा कभी आपको एक्ने के दाने हुए, आपने उन्हें छेड़ दिया, आपने उसमें से पस निकाल दिया, उसके निशान रह जाते हैं, जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन बोलते हैं। इसके अलावा कई बार आप डाइज लगाते हो या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाते हो, जो धीरे धीरे क्या करता है आपके फेस पे डल करना शुरू कर देता है आपके फेस को, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और होता क्या, पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसकी वजह से होता है। तो इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हर किसी का ट्रीटमेंट अलग है, हर किसी को आइडेंटिफाई करना अलग है। अब ज़रूरी नहीं है जो ट्रीटमेंट फ्रेकल के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो मेलाज्मा के लिए यूज़ कर सकते हो, या मेलाज्मा के लिए यूज़ कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप किस सही स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहे हो और आप क्या उसके लिए ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपको हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ जो सब पे वर्क करती है वो है फोटो प्रोटेक्शन। आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, और वो सनस्क्रीन UVA और UVB दोनों को कवर करना चाहिए, और एवरी 2 to 3 आवर्स आपको रीअप्लाई करना है। बट हम एक के बारे में अगर बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेलाज्मा जैसी जो बीमारी है, जिसको हम मेलाज्मा ऐसी चीज़ है जो आपको ना फिजिकली कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके किसी ऑर्गन को डैमेज कर रही है या आपको किसी तरीके से हार्म कर रही है, बट फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। इसके लिए हमारे पास ट्रिपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, केमिकल पीलिंग अवेलेबल होती है, ठीक है, और अदर ट्रैनाक्सामिक एसिड और अदर प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं, जो करा के आप इसको लाइटन कर सकते हो एंड उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट सही ट्रीटमेंट और सही गाइडेंस आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकता है, विद अ प्रॉपर सेटअप, विद अ प्रॉपर इवैल्यूएशन। मैम, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो मेरा खुद का भी है। एज के साथ साथ हम अपनी इन फाइन लाइंस और रिंकल्स को कैसे छुपा सकते हैं? क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? कैसे हम इसको प्रिवेंट करें? आजकल ना बहुत कॉमन ट्रेंड में है कि लोग क्या करते हैं कि एक 2024 एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, कि आज आई गॉट अ पेशेंट, 22-year-old फीमेल होगी एंड गोइंग टू कॉलेज, वेरी कंसर्न अबाउट हर स्किन, एंड शी वाज अप्लाइंग रेटिनॉल कि नाइट में। मैम मैंने तो बहुत देखा है सोशल मीडिया पे कि रेटिनॉल का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फाइन लाइंस भी नहीं होती, रिंकल्स भी नहीं होते, सबको मैनेज करने के लिए। बट 22 साल एज नहीं है रेटिनॉल लगाने की। यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी दिखाया जा रहा है तो आप यूज करते रहोगे। जब तक आप 20 years ऑफ एज के हो तब तक आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। वंस यू एंटर योर 30s यू यूज रेटिनॉल। अब रेटिनॉल आप क्रीम की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, सिरम की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। प्रेफरेबली नाइट में अप्लाई करना होता है, वरना डे में रिएक्शन दे देते हैं। अब जब आप अपने 40s में एंटर करते हो तो आपको साथ में हाइलोरेनिक एसिड, नियासिनामाइड और इन सबको इनकॉर्पोरेट करना होता है, क्योंकि जब आप 40s में पहुंचते हो ना तो ये पार्ट ऑफ योर स्किन स्टार्ट्स टू लूज कोलाजन। तो जब आपका कोलाजन लॉस होने लगता है ना तो यू नीड टू डू कोलाजन बिल्डिंग सब्सिक्वेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं तो आप बोटॉक्स ले सकते हो। बोटॉक्स इज कंसिडरेबली सेफ, ऐसा कोई नहीं है, बट लास्ट करता है 6 to 9 months। इसके अलावा आप डर्मा रोलर करा सकते हैं, कोलाजन बूस्टिंग करा सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग करा सकते हैं। दीज आर द प्रोसीजर्स अवेलेबल। अगर आपको खुद को लगाना है तो बेटर यू गो अहेड विद रेटिनॉल, हाइलोरेनिक एसिड, नियासिनामाइड, इन सबको आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो विद सनस्क्रीन। बट इसके लिए भी वी नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन फर्स्ट, बिकॉज़ डेफिनेटली बताया, पेशेंट जो आपके पास आई 22 years एज पे, जैसे मैम ने बताया, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप रेटिनॉल यूज करो आपकी एज उस हिसाब से। तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को पहले दिखाना चाहिए। नथिंग, कुछ भी ऐसा। व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिकेटेड, चाहे आप वो आयुर्वेदा की बात करो, एलोपैथी की बात करो, होम्योपैथी की बात करो, कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है दैट डजंट कम विद साइड इफेक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए आप किसी भी चीज़ को कितनी कॉन्सेंट्रेशन में लगा रहे हो, कितने अमाउंट में लगा रहे हो, और किस टाइम पे लगा रहे हो, और किसकी गाइडेंस पे लगा रहे हो। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेलाज्मा का पेशेंट आएगा आपके पास पूरा रेड फेस करके, यहाँ से पूरा लाल करके आएगा और बोलेगा मैम मेरे को ना झाइयाँ थी, मैं केमिस्ट के पास गया और केमिस्ट ने मैंने या तो स्किन लाइट लगाई है, वेरी कॉमनली यूज्ड, मेलालाइट लगाई है, या फिर मैंने बेटनोवेट लगाई है।
वेरी कॉमनली यूज हम्म। ड्रग्स हैं। अब हो क्या गया है, आपने ये सब लगा के अपने फेस पे रेडनेस तो कर ली, आपने अपने फेस पे पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, ना तो वो पिगमेंट कम हुआ और रेडनेस और बढ़ गई है। एंड आप मानोगे नहीं, ये सब चीज़ें आपकी स्किन को इतना थिन और इतना सेंसिटिव बना देती हैं कि आपकी स्किन कभी भी, इवन यू ट्राई द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, उतनी नॉर्मल नहीं हो पाएगी जितनी बिना इन सब चीज़ों के लगाई थी। सो स्टॉप दिस ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्टॉप दिस कि जो जहाँ मिल रहा है, जो जहाँ बोल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे आपका नेबर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, कि यू स्टार्ट अप्लाइंग एनीथिंग ओवर योर फेस। जस्ट बी कॉशियस, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट अ गुड गाइडेंस। बिकॉज मैम सही गाइडेंस से ही, ऐसे में क्या किया पेशेंट ने, पहले तो मेडिकेशंस ली, पहले उसने डॉक्टर की कंसल्टेशन बचाई थी कि भाई मैं ऐसे ही ले लेता हूँ किसी से पूछ के दवाई, तो आपने डबल खर्चा कर लिया और आपने अपनी स्किन को कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंचा दिया। जहाँ पे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एक बार आते तो आपका स्किन टोन, आपकी सारी आपके सिम्टम्स, आपकी साइंस को देखते हुए वो आपको ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट गाइड कर सकते थे और उसी को आप फॉलो करते। सही बात। अब ऐसे आप देखोगे ना, आजकल बहुत कॉमनली फंगल इन्फेक्शंस बहुत बड़े हुए मिलते हैं आपको, जिसे हम दिनाए बोलते हैं, दांत भी बोलते हैं। मोर कॉमनली आपको फोल्ड्स पे मिलता है, तो आपको ग्रॉइन में मिलेगा, बटक एरिया पे मिलेगा, या ब्रेस्ट के अंडर सरफेस पे मिलेगा। बट आई कैन गारंटी यू, नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट कम्स टू मी कि जिसको ये बीमारी हुई वो डायरेक्टली मुझे दिखाने आ गया हो। वो पहले फार्मेसी के पास जाएगा, किसी लोकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा और वहाँ ओवर द काउंटर स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन लगाएगा, एंड देन ही विल कम टू अस, देन ही विल विजिट अस, और फिर बोलेगा कि बीमारी को ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम बोलते हैं ना, खांसी, जुकाम, ये सब है, इन सब का, जैसे आप मान लो कि आपने बोला कोविड का पैंडेमिक आया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सफ़र किया। आई एम टेलिंग यू, फंगल इन्फेक्शन इज़ लाइक अ पैंडेमिक। बहुत सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी लोगों का ठीक नहीं हो रहा है, बट पीपल आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको किसको दिखाना है डायरेक्टली। अगर नहीं दिखाओगे तो इट विल नॉट रिजॉल्व। आई कैन टेल यू डॉक्टर शीतल, मेरे पास 5-5 साल के पेशेंट्स भी हैं जिनको 5 साल से फंगल इन्फेक्शन है और ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था तब ऐसी ट्यूब्स लगाई थी जो बाहर से ओवर द काउंटर अवेलेबल थी। फंगल इन्फेक्शन ना सिर्फ अपर मोस्ट लेयर में रहता है यूजुअली, उनकी पेनिट्रेशन नहीं होती है डेप्थ में। बट आप क्या करते हो, आप उसको स्किन को थिन आउट करते रहोगे लगा के, अब वो फंगल इन्फेक्शन की पेनिट्रेशन को एनहांस कर दोगे। और जब रीबाउंड होगा ना, तो इतना स्ट्रांग रीबाउंड होगा कि पहले अगर 2 सेंटीमीटर के मार्जिन पे था ना, तो अब वो 5 सेंटीमीटर के मार्जिन पे आएगा। दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग विद देयर स्किन, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें किसी भी प्रॉब्लम के लिए और उनकी गाइडेंस में आप मेडिकेशन स्टार्ट करें। सबकी स्किन अलग होती है। अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है विद डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही मेडिकेशन दिया जाएगा, बिकॉज आपकी स्किन टोन अलग हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, तो उसको एक बार एग्जामिन करवाइए पहले। मैम इसी पे आगे चलेंगे, अब बात करेंगे मोल्स की। बहुत बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये मोल कहीं डेंजरस तो नहीं है। हाँ बिल्कुल लगता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, और उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। देखो, मोल यूजुअली इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ना, तो हमारे अंदर इतना मेलानिन है कि हमें कोई भी स्किन कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि मोल को चेंज करते हैं तो मेलेनोमा में चेंज होता है वो स्किन कैंसर में, लेकिन मेलेनोमा होने के पहली बार चांसेस बहुत कम होते हैं इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि हमारा मेलानिन बहुत प्रोटेक्टिव होता है हमारे लिए। इसके अलावा क्या होता है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये मोल हार्मफुल है या फिर हार्मलेस है? अगर आपके मोल का साइज सडनली इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका मोल इर्रेगुलर लग रहा है आपको कि वो ना तो मार्जिन उसके ठीक ठाक हैं, कहीं से ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं से कम है, उसके अंदर पिगमेंटेशन 2 से 3 तरह की आ रही है। नॉर्मली मोल सिंगल कलर का होता है, तो या तो डार्क ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, इस कलर का होगा। लेकिन अगर वेरिड अलग अलग तरह के रंग आपको उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो हार्मफुल हो सकता है। एंड उस केस में आपको अपने डर्मेट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज मेलेनोमा इज़ नॉट समथिंग जिसको आप लाइटली ले सकते हो। इनफैक्ट अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी 2 days बैक, उसको पैर के ऊपर सिबोरिक केरेटोसिस है। ये भी बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है मोल को, बट क्या डिफरेंस होता है कि ये एज रिलेटेड चेंज होता है आपकी बॉडी में। तो आपके चेहरे पे आ जाएंगे, स्किन टैग की तरह दिखेगा, आपकी बॉडी पे आ सकता है, पैर पे आ सकता है।
तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो हम एक डर्मोस्कोपी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बायोप्सी भी करेंगे रूल आउट करने के लिए। बट ये सब तभी होगा व्हेन यू कंसल्ट, जब आप आओगे बताओगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। सो येस, मोल कैन चेंज टू मेलेनोमा बट रेयर केसेस में, बट येस वो है या नहीं है इसको फाइनलाइज करने के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा पहले। बात करेंगे मैम, बहुत ज़रूरी, हेयर अक्सर लोगों का हेयर फॉल बहुत परेशान करता है कि सुबह सुबह हम कॉम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता जा रहा है, रात को सोते हुए बेड पे इतना हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो कैसे हम अपने हेयर का ध्यान रखें, क्या टिप्स आप देना चाहेंगी, कैसे उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो, मैं ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ इसका। आजकल अगर आप सब लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, लोग बोलते हैं एक टैबलेट कैन फिक्स ऑल योर हेयर फॉल, हर तरीके का हेयर फॉल। पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि हेयर फॉल होता कितने तरीके का है, हेयर फॉल हो क्यों रहा है। सो हाउ कैन अ सिंगल टैबलेट फिक्स आपका सब तरीके का हेयर फॉल, है ना? तो देखो, हेयर फॉल की जब मैं मोटा मोटा कैटेगराइजेशन करूं, ऐसे तो ना बहुत तरीके का होता है अगर हम डिटेल में जाने लगे, लेकिन हम कुछ नॉर्मल हेयर फॉल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे कॉमन होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो ज्यादातर किन में होता है, मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स में भी होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, लेकिन मेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ज्यादा कॉमन होता है। आप कैसे पहचानोगे कि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है? आपका हेयर लॉस यहाँ से ज्यादा होगा, या आपका वर्टेक्स खाली होने लग जाएगा विद सब्सिक्वेंट पासिंग ईयर्स। एंड यूजुअली ना इसमें मैम जेनेटिक कंपोनेंट काफी होता है, तो या तो मदर साइड ऑफ द फैमिली या फादर साइड ऑफ द फैमिली में किसी ना किसी को होगा ही। एंड पोस्ट कोविड ये देखा गया है कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है ना, इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इम्यूनिटी का इंटरप्ले लगा लीजिएगा, जेनेटिक्स का ऑल्टरेशन लगा लिए, बट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको कोई टैबलेट नहीं फिक्स कर सकती। इसके लिए आपको प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, चाहे वो लगाने का हो, और कुछ लोगों के केसेस में तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट यानी PRP थेरेपीज ये भी वर्क करती हैं बहुत अच्छी। लेकिन अगर आपका एक कंट्रोलेबल लेवल से पार हो चुका है ना, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली सोल्यूशन इन दोस केसेस। बट बहुत सारे मैनेजेबल केसेस ही होते हैं, मतलब आप ज्यादातर देखोगे तो वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में ही होते हैं, जिनको इजीली मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आता है जब हम बात करते हैं कि मैम 6 महीने पहले मुझे कोविड हुआ था, मुझे डेंगू हुआ था, या फिर मेरी प्रेगनेंसी थी अभी और मुझे प्रेगनेंसी को, मेरे पोस्टपार्टम को 6 महीने से 8 महीने हुए, बट प्रेगनेंसी में तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन अब बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है। इसे बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम, और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। क्यों? क्योंकि आपका हेयर अरेस्ट में होता है। तो जब आपका हेयर अरेस्ट से निकलता है और नीचे से नया हेयर ग्रो करना शुरू होता है, तो ये वाला हेयर फॉल लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बट लोग ना बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो इसमें नथिंग टू बी पैनिक अबाउट। हाँ, हम आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, बट आपको कुछ ओवर द काउंटर करने की जरूरत नहीं होती है इस केस के अंदर, क्योंकि मैनेजेबल होता है। ठीक है। इसके अलावा होता है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ, जैसे कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो हेयर फॉल कराती है। आपका अनीमिया है, अगर आपका आयरन कम है, आपका विटामिन डी कम है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है, तो इन सब केसेस में भी आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है, और इस केस में हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन करना होता है। और कुछ लोगों का होता है जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड होता है, जैसे उसमें तो प्रॉपर हेयर लॉस होता है, और उसमें जो हेयर रीग्रो करता है वो भी फिर नॉर्मली ही हेयर रीग्रो करता है। अब मैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में बोलना चाहूंगी कि आजकल बहुत कॉमनली आप देखोगे लोग ना अपने आप डर्मा रोलर कर रहे होते हैं स्कैल्प के ऊपर, कि डर्मा रोलर से हेयर ग्रोथ हो जाएगी। बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर्स देख लो, सोशल मीडिया देख लो, बट आपको पता है डर्मा रोलर चलाने का भी एक तरीका होता है, वरना जो हेयर फॉलिकल जहाँ से निकल रहा है ना, वो पूरा कट जाएगा और वहां से कभी दोबारा बाल नहीं आएगा, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल ही ट्रांजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज देयर हैज टू बी अ राइट वे टू ट्रीट एवरीथिंग। तो डर्मा रोलर प्लीज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि मत करिए अपने आप अपने घर पे। अगर आपको करना भी है तो एटलीस्ट एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, और वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप करना चाहते हो या कर सकते हो। वैसे तो आई स्ट्रांगली डिस्करेज कि आप खुद से डर्मा रोलर जैसी चीज अपने फेस और स्कैल्प के ऊपर कर सकते हो। तो ये गाइडेंस के साथ, तो ये मोटे मोटे टाइप्स होते हैं हेयर फॉल के। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें चिकनापन आ गया सर के ऊपर, एक गोला सा बन गया चिकना, विच इज एन ऑटो इम्यून एलोपेशिया एरियाटा के अंदर होता है। फिर काफी सारे इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं, बट उन सबको हम डील नहीं कर पाएंगे इस सेशन में।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो आज आपने देखा कि मैम ने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए अपनी स्किन को लेते हुए कि हमें स्किन का टोन देखना है, हमारी स्किन कैसी है, कौन सी मेडिकेशन हमारे लिए सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें क्योंकि ये स्किन का मामला है। तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनको एक बार दिखा दें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद ही उनकी गाइडेंस से आप मेडिकेशंस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।